Hello students, so next we are moving to electric field part 2, that is basically गॉस थ्योरम. ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 है जिससे हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. और ये बेसिकली कूलॉम्स लॉ ही होता है. जो आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है ना, हम कूलॉम्स लॉ की फॉर्म को थोड़ा चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा गॉस थ्योरम. इसको बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और इसकी हेल्प से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को इजी कर लेते हैं. ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. बेसिकली क्या है कि कूलॉम्स लॉ को हम एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. उस थ्योरम को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम. तो आप कूलॉम्स लॉ पे पढ़ने वाले हो. ठीक है, और इसकी हेल्प से आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हो. अगर मैं अभी पे बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो यू कैन अवॉइड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, नॉट डिफरेंशिएशन, आई शुड से इंटीग्रेशन. की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको बड़े कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, लेकिन एक आपका टूल टाइप का बन जाता है. दिस इज अ शॉर्टकट, और व्हेन यू यूज दिस शॉर्टकट यू कैन अवॉइड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है, तो दिस इज गॉस थ्योरम. और भी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग सी चीजें. क्या कर सकते हैं वो तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे देखते रहेंगे क्या कर सकते हैं. बट बिफोर मूविंग टू गॉस थ्योरम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर में क्या डिसाइड करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हमें कुछ लर्न करना है फ्लक्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे आपने पढ़ा कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे समझ सकते हैं कि व्हाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सपोज करिए कहीं पे वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, एंड आई हैव ए फ्रेम ऑफ वायर. दिस इज अ फ्रेम ऑफ वायर. ठीक है, ये इसके अंदर से पानी जा सकता है. ठीक है, और वाटर कहां से मूव कर रहा है, इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो यहां से देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस करेगा इसको. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टिल्ट करता जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दूंगा. एक्सट्रीम केस, देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन. और जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो इसके एरिया को वाटर क्रॉस करके जा रहा है दैट विल बी मैक्सिमम. आप समझ पा रहे हो. अगर ऐसे रखा है एंड समथिंग इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब वाटर बेसिकली मूव कर रहा है, तो इन दिस केस फ्लो विल बी मैक्सिमम. एंड एज यू इंक्रीजेस एंगल या डिक्रीजेस एंगल, ऐसे से आप एंगल को चेंज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोज विल डिक्रीज. ठीक है, तो कहीं पे जब फिजिक्स में बहुत सी क्वांटिटी होती है जहां पे फ्लो होता है, और अभी तक हमने 11 में एक ही फ्लो पढ़ा था, दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड. वहां पे हमने पढ़ा था कि जो वो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट इज गिवन बाय ए इंटू वी, है ना. वो हमको बताता था कि एक सेकंड में किसी एरिया से कितना वाटर फ्लो कर रहा है. तो ऐसे फिजिक्स में हमें बहुत जगह पे फ्लो की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे हम लोग किसके फ्लो के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो के बारे में बात करेंगे. क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है और आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ से कितना फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स. ठीक है, तो देखिए भाई क्या हुआ कि ये वाटर फ्लो कर रहा है, ये एरिया ए है, ये हो गए ऐसे. ठीक है, अभी क्या होगा, मैक्सिमम वाटर क्रॉस करेगा, फिर आपने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, तो देखिए अब क्या होगा, जब इसको टिल्ट करेंगे ना तो जो वाटर आ रहा है इतने एरिया से जाने वाला वाटर क्रॉस करेगा. देखिए दिस वाटर, तो देखिए एरिया कम हो गया, पहले इतना पूरा एरिया था, अब ये कम हो गया. इसको और टिल्ट कर दिया ऐसे, तो इतने वाटर जो इससे वाटर क्रॉस करेगा वो बेसिकली ये वाटर आ रहा होगा ये क्रॉस करेगा. इसको और टिल्ट कर देते हैं, एक्सट्रीम केस लेते हैं इसको, बिल्कुल मैं ऐसे कर देता हूं. अब क्या होगा बताइए, अब आप देखेंगे अगर तो बस इतना वाटर इसे क्रॉस कर रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है. और बिल्कुल पैरेलल कर देंगे तो फ्लो बिकम जीरो, तो उसकी बिल्कुल फ्लो पैरेलल निकल जाएगा. ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग यू हैव टू कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी. रीजन आपको समझ आया, क्योंकि एरिया का एंगल डिसाइड कर रहा है कि वहां से कितनी क्वांटिटी फ्लो करेगी. तो क्या बोला गया भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला गया ये एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू एरिया. जैसे ये कोई एरिया हो गया तो जिसका एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ये हो गया तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो फ्लक्स को ट्रीट करते समय एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू सरफेस. जो उसका सरफेस होगा उसके क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा. तो देखिए ये जैसे कोई एरिया हो गया, मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो ये इसका एरिया वेक्टर आएगा, और ये क्या था हमारा, ये हमारी वेलोसिटी. ठीक है, तो सोचिए आप कि अगर ऐसे रखा हुआ है ना, तो यही वाला एरिया तो इफेक्टिव होगा के लिए, जो वाटर पास कर रहा है वो पूरे से नहीं पास में पूरे से करेगा यार, लेकिन इफेक्टिवली देखो आप
इस एरिया का जो ये कंपोनेंट है, ये एरिया का एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये जो एरिया का ये वाला कंपोनेंट है, इसके क्रॉस वाटर एंटर कर रहा है। यहां देखिए आप, ये एरिया हो गया तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा इसके क्रॉस वाटर क्रॉस करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा थीटा। तो देख लिया ये एरिया कितना आ गया, अगर ये एंगल थीटा है, ये एरिया ए है, तो दिस इज ए कॉस थीटा। जैसे वेक्टर कंपोनेंट होता है वैसे एरिया के भी कंपोनेंट हो जाते हैं, तो दिस इज ए कॉस थीटा। जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा कितना होगा, इस एरिया से वाटर क्रॉस कर रहा है बेसिकली, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आप एरिया लेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा बताइए, वॉल्यूम फ्लो रेट ए कॉस थीटा इनटू वी, बेसिकली ए डॉट वी, जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है दिस इज ए डॉट वी, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम कहीं मेजरमेंट करते हैं, जैसे आपको कोई लैंड बाई करनी है, तो आपको इसका वेक्टर इफेक्ट नहीं देखना होता, सिंपली यू हैव टू कंसीडर इट एज ए स्केलर, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन यू कंसीडर फ्लो ऑफ समथिंग, देन इट डिपेंड्स कि वो चीज कैसे रखी हुई है। इफ एरिया इज परपेंडिकुलर देन फ्लो विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए एरिया को क्या ट्रीट करते हैं, एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा यार कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉलिड एंगल। गो बैक टू क्लास 11 एंड उसके बारे में याद करिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो यू हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वहां पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती थी, एंड वन ऑफ देम इज प्लेन एंगल, और दूसरी कौन सी होती है, सॉलिड एंगल। तो मैंने आपको बोला था कि सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा क्लास में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज सॉलिड एंगल, इट इज एंगल मेड बाय एन एरिया, एंगल मेड बाय एन एरिया एट ए पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रिंग, दिस इज रिंग एंड देयर इज अ पॉइंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, एरिया का एंगल निकालने क्या करते हैं, यू हैव टू जॉइन इट्स सर्कमफरेंशियल पॉइंट, जो इसके सर्कमफरेंस पे पॉइंट आएंगे, इन पॉइंट्स को आप यहां से ज्वाइन कर दिए ऐसे ऐसे, और आप देखेंगे एक कोन इज फॉर्म्ड, यहां पे कोन बन जाएगा, समझे। तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, जो हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं, दैट इज एंगल मेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट, दिस इज एन आर्क एंड दिस इज पॉइंट, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसको हम रेडियन में पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं, एंड दिस इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का बेसिकली जो यूज होता है, लाइट कहीं पे जा रही है, फोटोमेट्री होता है जो आपके सिलेबस से हट गया, पहले होता था, उसमें लोग बहुत डिटेल में पढ़ते थे अबाउट सॉलिड एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लक्स में यूज करना होगा सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक। तो ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, ये जो बनते हैं, ठीक है। तो क्या करना है सॉलिड एंगल बनाने के लिए, आपको जिस बॉडी का सॉलिड एंगल बनाना है ना, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को वहां से ज्वाइन कर दिए। जैसे मुझे इस बोर्ड का सॉलिड एंगल पता करना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा पता है, ये पॉइंट पकड़ूंगा मैं, और यहां से ऐसे लाइंस बना दूंगा, और देखिएगा ऐसे शेप बन के आएगा, ऐसे ऐसे पिरामिड टाइप का, समझे, ये पिरामिड बन जाएगा, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल, समझ रहे हो आप। अगर ये ऐसे होता, अगर सॉलिड एंगल निकालो आप यहाँ रखते, तो आप सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते, ठीक है, एंड देन सी एक पिरामिड टाइप का बनता है, और ये क्या बनता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल इज एंगल मेड बाय सरफेस एट ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको निकालते कैसे, बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं द हेल्प ऑफ स्फीयर, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर, ये कोई स्फीयर का पार्ट हो गया, एंड देयर इज अ पॉइंट, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो एंगल आएगा दिस विल बी सॉलिड एंगल। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको ओमेगा से भी लिखते हैं, समटाइम्स जो ओम का सिंबल होता है ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ये होता है, एंड दिस इज गिवन बाय
a बाई आर स्क्वायर। वहां पे हमारा क्या होता था एंगल, वहां पे होता था लेंथ अपॉन रेडियस, और यहाँ पे क्या होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो कितना एंगल बनता है बताइए। अगर एक कंप्लीट स्फीयर होता और आप यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालते तो कितना था ये 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज 4 पाई। ठीक है, अगर ये हेमिस्फीयर होता ऐसे, फिर आपसे यहाँ पे एंगल निकाला जाता है कि ये पूरा इसके ऊपर कितना एंगल बनाएगा, 3D एंगल समझ रहे हो ऐसे, तो ये कितना आता है यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई। ठीक है, अगर ये 1/4 ऑफ वो होता है स्फीयर का 1/4 होता तो क्या क्या होता है फिर बताइए। उस केस में जो ये एंगल बनता है वो कितना होता है आपका, ये होता है हमारा कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज पाई। तो सॉलिड एंगल से हमको क्या पता चलता है पता है कि उस पॉइंट के जैसे जैसे अभी कोई पॉइंट है ना, तो इसके चारों तरफ स्पेस है। ठीक, तो सॉलिड एंगल में ये इंफॉर्मेशन देता है कि कितना स्पेस आपने ब्लॉक कर रखा है, समझे। तो आप सोचिए कि एक स्फीयर है और आपने पॉइंट को उसके अंदर कर दिया, इसका मतलब आपने उसके कंप्लीट स्फीयर पूरे स्पेस को ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉकेज ऑफ स्पेस बताता है कि कितना स्पेस ब्लॉक है। ठीक है, नाउ कम टू हेमिस्फीयर। आप हेमिस्फीयर पे आ जाइए एंड देयर इज अ पॉइंट, और कितना आ रहा है सॉलिड एंगल बताइए। तो 4 पाई का मतलब होता है कि अगर किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर, जैसे ये रूम है, ठीक है, एंड देयर इज अ पेन, अगर कोई पूछता है व्हाट इज सॉलिड एंगल ऑफ दिस रूम एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल आएगा दैट विल बी 4 पाई। तो 4 पाई का सिंपली मतलब होता है कि दिस पॉइंट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय द सरफेस, चारों तरफ से कंप्लीटली आपने इसको क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। नाउ कम टू हेमिस्फीयर, मतलब मैं आपको उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि बेसिकली कन्वे क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नाउ कम टू हेमिस्फीयर एंड यू कैन सी दैट एंगल इज 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई का क्या मतलब होता है, 2 पाई का मतलब होता है कि आपने एक तरफ से पूरा इसका ब्लॉक कर दिया स्पेस। सोचो ना यार, ये पॉइंट है और तुमने उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, सोचो पॉइंट से लाइट निकल रही है, सिंपली इमेजिन कि यहां से लाइट निकल रही है, तो ये हेमिस्फीयर से लाइट निकलेगी नहीं, तो आपने इस आधे को तो ब्लॉक कर दिया। लाइट कितने से निकलेगी, नीचे की तरफ से निकलेगी, ये सब लाइट निकलेगी और ये ब्लॉक हो जाएगी, समझे। तो 2 पाई का मतलब होता है कि आपने हाफ स्पेस को ब्लॉक कर दिया, समझे। तो जितना स्पेस ब्लॉक होता है वो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कहां से, सॉलिड एंगल से। तो 4 पाई का मतलब समझ में आया आपको कि कंप्लीट स्पेस इज ब्लॉक। 2 पाई का मतलब कि आपने आधे को ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉकेज बता रहा है। ठीक है, क्लियर हो आपको। तो दिस इज सॉलिड एंगल। तो डिफाइन करते हैं a अपॉन आर स्क्वायर, और a क्या होता है वहां पे, a होता है एरिया ऑफ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है यार, वैसा है तो नहीं कि ये स्फीयर ही बनाएगा सॉलिड एंगल, तो कहीं भी बन सकता है। अभी मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल है, इसका भी सॉलिड एंगल बनेगा, इन द वो प्रिज्म शेप में होगा कुछ। ठीक है, एक ट्रायंगल है उसका भी सॉलिड एंगल बनेगा, यहाँ पे पिरामिड टाइप का बनेगा, समझा। ट्रायंगल समझ रहे हो आप, ये पिरामिड बन जाएगा, ऐसे ज्वाइन करोगे 3D में। तो क्या होता है देखिए, अगर स्फीयर नहीं है, ठीक है, फॉर एनी इरेगुलर शेप, अभी मैं स्फीयर की बात कर रहा था, देन यू हैव a अपॉन आर स्क्वायर, सपोज दैट ये कोई ऐसे सरफेस हो गया, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट, और आपने इसको ज्वाइन किया, दिस इज सॉलिड एंगल। ठीक है, और एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, एरिया इज डी है, वेरी स्मॉल। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जो स्फीयर का एरिया होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे यहाँ पे, समझे, इसके परपेंडिकुलर, तो दिस इज प्रोजेक्शन। ठीक है, और आपको पता है एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ये एंगल आपका ये एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, एंड दिस इज आर, आर मतलब वहां की डिस्टेंस, दिस एंगल थीटा, तो आप देखना ये एंगल भी थीटा आएगा, जो इनके बीच का एंगल होगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि सॉलिड एंगल निकालने के लिए एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, लेकिन अभी एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया ऐसे दिखे ना, एरिया ऐसे है। तो देखिए, जितना सॉलिड एंगल इस एरिया का बनेगा, बात समझिए, जितना सॉलिड एंगल इसका बन रहा है ना, उतना ही सॉलिड एंगल इसका भी बनेगा। देखो आप देखो ना, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तब भी ये एंगल बनेगा, और इसके एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तब भी ये एंगल बनेगा, समझ रहे हो आप।
तो सॉलिड एंगल दोनों केस में सेम है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर आई शुड से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा। अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया शुड बी परपेंडिकुलर है। और ये एरिया क्या बताओ, दिस एरिया इज, देखिए आप इस पे आर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, दिस वेरी स्मॉल एरिया, समझे। और ये एरिया रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है, देखो समझ आया। तो अकॉर्डिंग टू जो उसका वो फॉर्मूला होता है, उसके लिए मुझे ओमेगा क्या होता है, a अपॉन r स्क्वायर होता है, अगर a इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये एरिया आएगा पता है, और अगर ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा है तो आप निकाल देना, ये भी थीटा आएगा, ये आपका काम है यार, मैं नहीं निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री करा ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये एरिया जो आएगा दिस इज dA cos थीटा, दिस इज dA cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली सॉलिड एंगल का, दिस इज लेट मी राइट d ओमेगा, ठीक है। इन केस ऑफ स्फीयर थीटा कितना होता है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, जैसे ये स्फीयर हो गया, दिस पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ स्फीयर, इस केस में क्या होगा, जो आपका r आएगा वही आपका क्या आएगा, वही आपका d आएगा, तो उस केस में एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सॉलिड एंगल dA cos थीटा बाय r स्क्वायर, क्लियर। तो क्या बात है हमने लर्न की कि सॉलिड एंगल कितना होता है, a अपॉन r स्क्वायर होता है इफ a इज पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और बॉडी है तो क्या करना पड़ता है, हमें उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, और उसका प्रोजेक्शन कितना आता है, a cos थीटा। क्यों लेना प्रोजेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें एरिया परपेंडिकुलर, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो हमारा a cos थीटा जाता है। तो इन दैट केस ओमेगा इज a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें सॉलिड एंगल, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी पॉइंट से कितना आपने स्पेस ब्लॉक कर रखा है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर देना। ये वॉल है इनफाइनाइट, दिस वॉल इज इनफाइनाइट एंड देयर इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सॉलिड एंगल मेड बाय दिस इनफाइनाइट वॉल और एट दिस पॉइंट। तो क्या हो रहा है, देखो आप बेसिकली आप देखो ना, ये पॉइंट है ना, अगर मैं इस पॉइंट के पास में दो वॉल रख के रख दूं ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल पास दो वॉल, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल डिस्टेंस लगभग 0 है, तो इसका स्पेस आपने चारों से ब्लॉक कर दिया। वो हम उसको छोड़ रहे हैं, किसको, ये जो ये बीच में गैप आ रहा है ना दो वॉल्स के बीच में, ये एरिया बहुत कम है, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मैं एक पॉइंट को दो वॉल के बीच में रख दूं, इनफाइनाइट दोनों वॉल है, तो इट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय दोस टू वॉल्स, इनसे कंप्लीट हो गया। अगर मैं एक वॉल को हटा दूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे यार देखो एक तरफ का स्पेस तो फ्री हो गया, एक तरफ का स्पेस ब्लॉक है। तो इन दिस केस सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई। समझ रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि कितना एरिया कहीं पे ब्लॉक हो रहा है। बहुत डिस्कशन नहीं है हमारे सिलेबस में, इतना ही है। पहले हम लोगों के टाइम पे बहुत सिलेबस हुआ करता था, तो हम लोग उसमें काफी क्वेश्चंस करते थे फोटोमेट्री के, तो वहां पे काफी डिटेल में आता था। आपका काम इससे चल जाएगा, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, एंड दिस dA cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम मूव करेंगे फ्लक्स पे। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सॉलिड एंगल, दोनों का आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है।